आगे बढ़ाया है। और सीरिया के लिए भी भारत सरकार की तरफ से जो C-130J विमान है एयरफोर्स का, उसके जरिए जो है 2 फ्लाइट यहाँ से दवाइयों तमाम जरूरत की जो चिकित्सा सामग्री है उसको भेजा है। तो कह सकते हैं सीरिया कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार लगातार जो है तुर्की और सीरिया के लिए जो है भूकंप पीड़ितों के साथ खड़ी है, उनके साथ लगातार मदद का जो हाथ है वो बटा रही है। और इसी तरीके से आज भी जो है जिस तरीके से सूचना मिली है कि आज भी तमाम जो राहत सामग्री है उसको भेजा जाएगा। सादिया जी जी उर्मिलेश, जैसे कि आपने बताया कि एनडीआरएफ की वहां पर इकाइयां भेजी गई हैं और एनडीआरएफ कुदरती आफात में बहुत ही ज्यादा सशक्त और सक्षम तौर पर राहती काम में तेजी से लोगों की मदद करते हैं। आगे भी एनडीआरएफ के कुछ और दस्ते भेजने की संभावना है, यहाँ पर आगे भी भेजे जाएंगे इस तरह के दस्ते ताकि बहुत बड़े पैमाने पर तुर्की और सीरिया। और एनडीआरएफ जो हमारी, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एनडीआरएफ हमारी जो तमाम जो आपदाओं हैं उन आपदाओं में बेहतरीन काम करने के उनको अनुभव है। वो अपनी तमाम सामग्री राहत और बचाव के लिए जितनी जरूरत सामग्रियां हो सकती हैं उन सामग्रियों को साथ ले गए हैं। साथ ही दूसरे दिन जो C-17 जो ग्लोब मास्टर है उसकी जो 2 फ्लाइट्स यहाँ से गई हैं उसमें जो है मेडिकल्स की जो सेना की जो मेडिकल टीम है उनको भेजा गया है। हमने जो सेना के अधिकारी जो टीम लीडर हैं उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारे 100 से अधिक जो है सेना के लोग जा रहे हैं, एम्बुलेंस ले जा रहे हैं, ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, तमाम जो जरूरत की वहां पर जो है दवाइयां हैं उनको ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है दोबारा से भारत सरकार जो है राहत और सामग्री भेज रही है। और अगर आने वाले दिनों में जो है इस तरीके से और जरूरत अगर पड़ेगी तो निश्चित तौर से भारत सरकार जिस तरीके से मदद का हाथ बढ़ा रही है, जिस तरीके से सहायता कर रही है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत सरकार और भी लगातार वहां पर जिस तरीके से सहायता भेज रही है तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर से जिस तरीके से जरूरत होगी भारत सरकार जो है निश्चित तौर से सहायता वहां पर भेजेगी। सादिया जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उर्मिलेश। जैसे कि बताया भारत की बड़ी पहल और दुख और मुसीबत की इस घड़ी में भारत पूरी तरह से तुर्की और सीरिया के साथ खड़ा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत की G20 सदारत के तहत मुल्क भर में मीटिंग का दौर जारी है। गुवाहाटी में जारी Y20 मीटिंग का आज तीसरा और आखिरी दिन है। मीटिंग के आखिरी दिन नौजवानों के साथ एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया जाएगा। इसकी सदारत खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। Y20 मीट की इख्तितामी तकरीब से मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर Y20 नुमाइंदों के साथ यूँ संवाद भी करेंगे। इसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर Y20 में शामिल नुमाइंदों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वाइट पेपर तकसीम करेंगे। ख्याल रहे कि ब्रह्मपुत्र सेंट बार जजीरे में Y20 नुमाइंदों के साथ एक आइस ब्रेकिंग इजलास का इनेकाद भी किया जाएगा। इस इजलास में मारूफ गुलकार पापोन अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। Y20 सबसे मौसर बैनुल-अक़वामी सफारती प्लेटफार्मों में से एक है। और भारत की सदारत में कच्छ के धारवाड़ में शुरू हुए G20 कॉन्फ्रेंस की पहली सियाहती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। सियाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, माही परवरी के वजीर पुरुषोत्तम रुपाला और वजीर आला भूपेंद्र पटेल मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। मीटिंग में G20 ममालिक, मदू ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे समेत तकरीबन 100 नुमाइंदे भी हिस्सा लेंगे, जिसमें सियाहत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ कुलीदी मसाइल पर गौर व खौस किया जाएगा। इजलास में ग्रीन टूरिज्म, स्कीइंग टूरिज्म, MSME और सियाहत से मुतालिक बंदोबस्त जैसे 5 तरजीही मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 4 मीटिंगें होंगी जो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर G20 के हिस्से के तौर पर मुनक़्क़िद की जाएंगी। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। त्रिपुरा में बीजेपी की जानिब से वजीर दिफा राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की। मंगल को बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा में मकामात पर विजय संकल्प रैली से खिताब किया। राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा में 5 बरस की बीजेपी हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनवाया और कहा कि पहले यहाँ बिजली नहीं आती थी, लेकिन आज न सिर्फ यहाँ बिजली आ रही है बल्कि हम बांग्लादेश को भी बिजली दे रहे हैं। उधर मगरबी बंगाल के वजीर आला और TMC की सरबराह ममता बनर्जी भी त्रिपुरा में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। ममता बनर्जी ने अगरतला में एक रोड शो किया। मेघालय और नागालैंड असेंबली इंतखाबात के लिए भी इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। आज कागजात नामजदगी की जांच होगी और 10 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नागालैंड में भी असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम मुकम्मल हो गया है। त्रिपुरा में 60 असेंबली सीटों पर 16 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजे का ऐलान होगा। नागालैंड और मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग एक ही मरहले में 27 फरवरी को होगी। नतीजे का ऐलान 2 मार्च को होगा।
मरकजी हुकूमत ने इंटर्नशिप में ताखीर के सबब नीट के MDS और PG इम्तहानात ना देने वाले तलबा को राहत देते हुए इंटर्नशिप मुकम्मल करने की तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। सेहत की मरकजी वजारत ने इसकी इत्तला दी। वजारत के मुताबिक 5 रियासतों मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में 13,000 से ज्यादा MBBS के तलबा के पेश नज़र अहलियत के लिए इंटर्नशिप मुकम्मल करने की आखिरी तारीख को 11 अगस्त 2023 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इंटर्नशिप में तारीख के सबब ये तलबा नीट PG 2023 इम्तहान के लिए अहल नहीं थे। दूसरी जानिब इंटर्नशिप की ताखीर के सबब रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के 3,000 से ज्यादा BDS तलबा नीट MDS इम्तहान के लिए भी अहल नहीं थे। उन्हें फायदा पहुंचाने के मकसद से इंटर्नशिप मुकम्मल करने की आखिरी तारीख को 30 जून 2023 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कौमी टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए मुल्क के सबसे बड़े मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JEE मेन के पहले मरहले यानी जनवरी सेशन के लिए पेपर 1 BMT टेक के इम्तहान का ऐलान कर दिया है। NDA JEE मेन रिजल्ट 2023 सरकारी वेबसाइट gmain.nta.nic.in और ntaresults.nic.in पर मौजूद हैं। दिल्ली मेयर के इंतखाब पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज इसकी समाअत है। मंगल को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी ने यह मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने उठाया था। वहीं कल दोनों पार्टियों ने एहतजाज किया और एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। MCD मेयर इंतखाब पीर को भी नहीं हो पाए थे क्योंकि हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया था। और जनूबी कोरिया और भारत के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल होने पर कोरिया से बौद्ध यात्रियों का एक ग्रुप भारत का दौरा करेगा। 180 बौद्ध ज़ायरीन का यह ग्रुप 9 फरवरी से 23 मार्च तक तकरीबन 43 दिनों तक 1200 किलोमीटर का सफर करेगा और बौद्ध के 7 अहम मकामात का दौरा करेगा। यात्रा सारनाथ से शुरू होकर श्रावस्ती तक जारी रहेगी। इसी दौरान ज़ायरीन पैदल सफर करेंगे। यह दौरा बौद्ध सकाफत के फरोग और सियाहत को फरोग देने में मददगार होगा। जनूबी कोरिया के बुद्धिस्टों की भारत की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा में 108 कोरियाई बुद्ध ज़ायरीन का एक बड़ा ग्रुप जल्द ही मुल्क पहुंचेगा। वो 43 दिन तक 1200 किलोमीटर पैदल सफर करके भारत समेत नेपाल के 7 मुकद्दस बुद्ध मजहबी मकामात का दौरा करेगा। इस यात्रा में 5000 कोरियाई शहरी भी हिस्सा लेंगे। जमहूरिया कोरिया के सफीर चांग जे बोक ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अपनी नौयत की ये पहली यात्रा भारत और कोरिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरे से आलमी अमन और हम आहंगी को फरोग मिलेगा। We are confident that this will go a long way towards further deepening our people-to-people contacts and cultural exchanges. Second, the pilgrimage has the potential to popularize the Buddhist pilgrimage route in India, much like the Camino de Santiago in Spain. It will definitely attract many Buddhist travelers to India from around the world. इस मौके पर मरकजी इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने कहा कि इस यात्रा के दौरान यात्री बुद्ध की जाए पैदाइश से उनके निर्वाण मकाम तक जाएंगे। ये यात्रा उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें हर तरह से ताउन कर रही हैं। ये जगह जगह रास्ते में ही रुकेंगे, जो हमारे गांव है शहर है उनमें रुकेंगे और पूरा इनको जो है जो हमारे कल्चर है उसके बारे में लोगों से इनका जो है वहाँ पर इनके संबंध भी आएंगे। और हमें पूरी आशा है कि जिस तरह से कोरिया के पिलग्रिम आ रहे हैं तो केवल कोरिया भी नहीं, बाकी जो देश है जहाँ पर बुद्धिज्म प्रचलित है, चाहे वो जापान हो, चीन हो या और जो देश है, वहाँ पर जो है हम बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स को और टूरिस्ट को इस सर्किट पे अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि दूरदर्शन पूरे सफर को कवर करेगा और विजुअल के साथ साथ कंटेंट भी दीगर मीडिया के साथ इश्तराक किया जाएगा। कोरियन तीर्थयात्री आएंगे, उनके साथ हमारी दल चलेंगे और उनके क्या अनुभव रहे, उन्होंने क्या क्या जगहें देखी, किस प्रकार लोगों से मेल मुलाकात उनकी होती हैं, इसको पूरा कवरेज हमारी तरफ से किया जाएगा। और इस कवरेज को हम अपने दूरदर्शन और आकाशवाणी पर तो दिखाएंगे ही, साथ ही जो
अन्य मीडिया प्रसारक हैं उनके साथ भी हम इसको बांटेंगे। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क से आने वाले भूत पैरोकारों की सहूलत और राब्ते के लिए कुशीनगर में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की शुरुआत की थी। आजादी के अमृत महोत्सव और G20 के दौरान मुनक़िद होने वाले इस दौरे से न सिर्फ कोरिया और भारत के ताल्लुकात मजबूत होंगे, बल्कि भारत में सयाहत को भी फरोग मिलेगा। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। सफदरजंग अस्पताल में एक नया इंटीग्रेटेड मेडिसिन का शोबा खुला है। नए महकमे का इफ्तिताह मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया और आयुष के वजीर सरबराह सोनोवाल ने किया। यह महकमा सफदरजंग अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक की 6ठी मंजिल पर कायम हुआ है। यहाँ आयुर्वेद दवा से इलाज होगा। यहाँ पंचकर्म के साथ डे केयर की भी सहूलत है। सफदरजंग अस्पताल के मरीज को ही इसमें इलाज की सहूलत मिलेगी। इस महकमे के खुलने से इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर और वेलनेस को भी काफी फरोग हासिल होगा। इस इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो विभाग, इस विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा और योगा, आयुर्वेदा और एलोपैथी तीनों को साथ मिलाकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये मन बनाए हैं और उसी हिसाब से सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2023 की पहली माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। बजट के बाद माली पॉलिसी पर सबकी निगाहें मरकूज हैं। आरबीआई ने पिछले साल मई से दिसंबर तक महंगाई शरह का काबू में करने के लिए रेपो रेट की शरह में अब तक 2.25% का इजाफा किया है। दरअसल रिजर्व बैंक को रेपो रेट की शरह में ये इजाफा खासतौर से रूस यूक्रेन जंग की वजह से आलमी सप्लाई चेन में आई रुकावटों की वजह से करना पड़ा। आरबीआई ने पॉलिसी सूद की शरह में गुज़िश्ता बरस मई से अब तक 5 मरतबा इजाफा किया है। भारत हर शोबे में आत्मनिर्भर बन रहा है। मुल्क के नौजवान मेक इन इंडिया की तर्ज पर नित नए इख्तरा कर रहे हैं। MNNIT के तलबा ने भारत की पहली बगैर ड्राइवर की कार बनाई है। ये कार बगैर ड्राइवर के ही रास्ता देखकर खुद ब खुद चल सकती है। कार को सामने से आने वाली कोई भी गाड़ी, आदमी, भीड़, जानवर या फिर गड्ढा सभी कुछ दिख जाएगा और इस तरह रुकावट होने पर भी वो अपने आप को ब्रेक लेकर रुक जाएगी। इतना ही नहीं, रुकावट हटने के साथ ही ये कार अपनी मंजिल की तरफ दोबारा से रवाना हो जाएगी। ये सड़क हादसे की तमाम वजूहात को भी भांप लेगी। आज हर कोई तरक्की की रफ्तार में दौड़ रहा है। लोग कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसमें ड्राइवर की जरूरत ही ना हो और उस गाड़ी को वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तालिबात ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। जी हाँ, इस इदारे के बीटेक शोबे के 20 तलबा ने एक ऐसी कार इजाद की है जो बगैर ड्राइवर के चलाई जा सकेगी। इंसानों के बगैर चलाई जाने वाली ये कार GPS सिस्टम से लैस है। ये कार इलेक्ट्रिक बैटरी के जरिए ऑपरेट होती है, जो एक तरफ जहां लोगों को फ्यूल के खर्च से बचाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में भी मुफीद साबित होगी। कार में एक बार 4 लोगों के बैठने की जगह है। इस कार के आगे सेंसर के साथ साथ एक कैमरा भी लगाया गया है। गाड़ी में लगा सेंसर ऑब्जेक्ट को रीड करता है, जिससे हादसों से बचाव होता है। 2 साल की मेहनत थी, हम लोगों ने पूरा कोड वगैरह 2 साल में लिखा था, पर कार अभी हमारी 1 ही महीना हुआ है, इसीलिए अभी हम इसको स्टीयरिंग नहीं दे पा रहे हैं। थ्रॉटल और ब्रेक चलता है। इसमें टोटल 20 लोगों का पूरा हाथ है। हम लोगों ने पूरा हमारे कॉलेज के एलुमनाई 95 बैच के, जिन्होंने हमारी पूरा सपोर्ट करा है, पूरा फंड करा है प्रोजेक्ट को। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत तैयार की गई ये कार हिफाजती उसूलों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अब इन लोगों की कोशिश एक ऐसा किट बनाने की भी है जो किसी भी गाड़ी में फिट किया जा सके, ताकि हर गाड़ी को बगैर ड्राइवर के ही चलाया जा सके। गौरतलब है कि बगैर ड्राइवर के चलने वाली इस कार को 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग की कामयाबी के बाद अब ये कार सड़क पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रयागराज से उमाशंकर गुप्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब वक्त है बैनुल अक़वामी खबरों का। अमरीकी सदर जो बाइडन ने स्टेट ऑफ द यूनियन को खिताब किया। अपने खिताब में जो बाइडन ने मुल्क की जमहूरियत को अटूट बताया और मुश्किल के दौर में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के हमेशा मुत्तहद रहने की भी सताइश की। You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty.
And yes, there were times when Democrats went alone. But time and again, Democrats and Republicans came together to defend a stronger and safer Europe. You came together to pass once in a generation infrastructure law, building bridges connecting our nation and our people. We came together to pass the most significant law ever, helping victims exposed to toxic burn pits. And in fact, अमरीकी बहरिया ने चीनी जासूसी गुब्बारे की तस्वीरें जारी की हैं, जिसे सनीचर को जनूबी कैरोलिना के साहिल से दूर बहरे ओकियानूस में मार गिराया गया था और गुब्बारे के मलबे को बरामद करने के लिए मुहिम चलाई गई। अमरीकी बहरिया ने कहा है कि गुब्बारे के बाक़ियात को निकालने के लिए गोताखोरों और बगैर पायलट के तैयारों को तैनात किया गया है। वहीं चीनी जासूसी गुब्बारे की अब जांच की जाएगी कि क्या हकीकत में जासूसी आला था या नहीं। हालांकि चीन ने दावा किया है कि गुब्बारे का इस्तेमाल मौसम से मुताल्लिक और दीगर साइंसी मकासद के लिए किया गया था। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोजनामा इनकलाब से, और ये तुर्की और शाम में आए क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले से मुताल्लिक़ है। तुर्की और शाम के क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले में हलाक शुदगान की तादाद 5000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। साथ ही साथ भारत ने एक बड़ी पहल की है और तुर्की और शाम दोनों को ही इंसानी इमदाद भेजी है। NDRF के दस्ते भी वहाँ पर भेजे गए हैं। अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है रियासत और रेलवे को काबिल अमल हल निकालने का हुक्म दिया गया है। ये हल्द्वानी मामले से मुताल्लिक़ है। साथ ही साथ अदालत उस्मा ने कहा है कि इसमें इंसानी पहलू को नज़रअंदाज ना किया जाए और बाज़ आबादकारी की कोशिशों को भी यहाँ पर उन पर भी गौर किया जाए। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हिंदुस्तान ने मदद भेजी है। सामान की 2 खेपें पहले ही भेजी जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में लगातार इस सिमत में भारत पहल करेगा मदद करने की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये है MiG-29 पहली बार INS विक्रांत पर उतरा है। हिंदुस्तानी बहरिया ने मकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत के ऑपरेशन की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए पहली बार MiG-29 को कामयाबी के साथ इस बेड़े पर उतारा है। अगली खबर की तरफ करेंगे। अखबार मशरिक़ की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दी है। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का जायज़ा हमने लिया और इसमें जो आखिरी खबर है वो तुर्की और शाम के क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले से मुताल्लिक़ ही है, जो कि अपने समाज ने बनाया है। और अब आगे बढ़ेंगे खेल की खबरों की तरफ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कल से शुरू हो रही है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 9 से 13 जनवरी तक नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेला जाएगा। दीगर मैच दिल्ली, धर्मशाला और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। भारतीय टीम के नायब कप्तान KL राहुल ने पहले टेस्ट से कबल सहाफियों से बातचीत करते हुए कई पहलुओं पर बात की। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
मुल्क के मशहूर गुलकार जगजीत सिंह का आज यौम पैदाइश है। 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जगजीत सिंह की पैदाइश हुई थी। जगजीत सिंह का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर लिया जाता है जो अपनी सहरंगेज आवाज़ से तकरीबन 4 दहाइयों से करोड़ों मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। पेश खिदमत है कुछ गज़लों की झलकियां। तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, सरकते जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।